तो स्टूडेंट्स अब अपने थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शेयरिंग ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करें शेयरिंग ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो शेयरिंग ब्रिज है, अब आप देखो तो ये आपके डिसऑर्टी ब्रिज से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है कि जो आर्म फर्स्ट है जिसमें आपका अननोन कैपेसिटर लगा हुआ है लीकेज रेजिस्टेंस के कारण के साथ, वो R1 और C1 आपके फर्स्ट आर्म में है। सेकेंड आर्म में आपका C2 ही है, यानी कि जो आपका जो एक्चुअल जो डिसऑर्टी ब्रिज था उसके सेकेंड आर्म में आपने C2 लगाया था, मॉडिफाइड वाले में आपने R2 और स्मॉल R2 कैलकुलेट कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे C2 ही है, बट वहां पे दोनों ही डिसऑर्टी ब्रिज मॉडिफाइड और एक्चुअल दोनों में ही जो आपका फोर्थ आर्म था वहां पे सिर्फ R4 कनेक्टेड था, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 और C4 कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका शेयरिंग ब्रिज है कंप्लीट, जहां से आप क्या करते हो, अननोन वैल्यू C1 और R1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये चूंकि आपका फिर से ये आपका एसी ब्रिजेस ही है, तो इसमें भी आपके बैलेंस कंडीशन वही है कि आपके डिटेक्टर से अगर करंट जीरो पास हो रहा है तो ब्रिज आपका बैलेंस्ड है, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आपका क्रॉस आर्म प्रोडक्ट ऑफ द इंपेडेंस इक्वल होगा। तो हम यहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। यहां पे जो Z1 है वो C1 और R1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम यहां पे सिंपली लिख सकते हैं स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इंटू Z4 आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 C4 है, तो हम लिख सकते हैं R4 अपॉन j ओमेगा C4 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा इज इक्वल टू Z2 आपका C2 है तो 1 अपॉन j ओमेगा C2, और Z3 आपका R3 है, तो कंबाइंडली हम इसे लिख सकते हैं R3 अपॉन j ओमेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां तो सिंपली हो जाएगा R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1, ठीक है। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा R4 अपॉन j ओमेगा C4 अपॉन j ओमेगा C4 को R4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे 1 प्लस j ओमेगा R4 C4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय j ओमेगा C4 हो जाएगा, इक्वल टू R3 अपॉन j ओमेगा C2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो j ओमेगा C4 कैंसल आउट होगा, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इंटू लिख सकते हैं R4 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा R4 C4 इज इक्वल टू R3 अपॉन j ओमेगा C2, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पे R4 को हम R1 प्लस j ओमेगा C1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को हम राइट साइड भेज सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा ना कि स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 अपॉन j ओमेगा C2 इंटू 1 प्लस j ओमेगा R4 C4, ठीक है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, स्मॉल R1 को कैपिटल R4 के साथ, तो R1 R4 प्लस R4 अपॉन j ओमेगा C1 इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं R3 अपॉन j ओमेगा C2 प्लस, अगर देखें R3 अपॉन j ओमेगा C2 को अगर j ओमेगा R4 C4 से मल्टीप्लाई करें तो j ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा R3 R4 C4 अपॉन C2, ठीक है। तो अब अगर हमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को इक्वल करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग
real and imaginary terms both sides we get, जो रियल टर्म है वो रियल टर्म के साथ इक्वेट होगा, जो इमेजिनरी टर्म है वो इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट होगा। तो लेफ्ट साइड में जो रियल टर्म है वो है R1 इंटू R4, राइट साइड में जो रियल टर्म है वो है R3 R4 C4 अपॉन C2। तो यहाँ पे देखें दोनों साइड चूंकि R4 आपका कॉमन है, तो यहाँ से हमें स्मॉल r1 निकल जाएगा C4 अपॉन C2 इंटू R3, ठीक है। अब अगर हमने इमेजिनरी टर्म को इक्वेट किया तो लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी टर्म है वो है R4 अपॉन जे ओमेगा C1 इज इक्वल टू, राइट साइड में है R3 अपॉन जे ओमेगा C2। तो यहाँ पे जे ओमेगा कैंसल आउट होगा। उसके बाद जो हमें मिलेगा, हमें निकालना क्या है, C1 का वैल्यू। तो C1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, C1 इज इक्वल टू R3 अपॉन C2 को इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजें तो ये सिंपली हो जाएगा R4 अपॉन R3 टू C2। अब अगर देखा जाए तो आपके डी सॉटी ब्रिज का भी जो कैप्स्टर का वैल्यू आ रहा था वो सेम यही आ रहा था जो हमने यहाँ पे निकाला। बट जो जिस हिसाब से हमने ब्रिज बनाया है शेयरिंग ब्रिज, और उसको जिस हिसाब से हमने बैलेंस करके बैलेंस इक्वेशन से जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो C1 का वैल्यू होगा वो एक्यूरेट तो होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं, डिसिपेशन फैक्टर, तो वो भी एक्यूरेटली डिटरमाइन हो सकता है, जो कि है ओमेगा R1। यहाँ पे जो डिसिपेशन फैक्टर है उसका वो जो डिटर्मिनेशन है वो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन है, और इसलिए हम बोलते हैं कि शेयरिंग ब्रिज हम यूज करते हैं डिसिपेशन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपली जो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी निकालें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी इंटू C1 अपॉन ओमेगा नॉट ए, ठीक है। जहां पे दो प्लेट के बीच का स्पेसिंग जो है उसको हम कैपिटल स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। C1 आपका कैपेसिटेंस वैल्यू है जो कि आप ऊपर के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 4×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और ए जो है आपकी कनेक्टिव मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको पता है, तो वहां से म्यू आर का वैल्यू अभी आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब अगर हम अपने शेयरिंग ब्रिज के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि दिस ब्रिज सर्किट is used for accurate determination of capacitances फर्स्ट। सेकेंड अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर accurate determination of dissipation factor of capacitor। थर्ड,
it can measure relative permittivity mu r accurate। ठीक है, तो ये आपके मेन एडवांटेजेस हैं आपके शेयरिंग ब्रिज के, जिसके कारण आप इसे कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट की बात करते हैं। अगर सिंपली देखो, यहाँ पे हम कैपेसिटेंस वैल्यू मेजर कर रहे हैं। कैपेसिटेंस वैल्यू अगर हम मेजर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ब्रिज सर्किट पे चलता हूं, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ब्रिज सर्किट ये हमारे पास है ना। तो अगर इस ब्रिज सर्किट पे जो हमने डिस्कस किया, इतना हमने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे अननोन वैल्यू हमने निकाला है। अब देखो यहाँ पे जब इस सोर्स से कनेक्टेड है तो ये सोर्स क्या करेगा, एक करंट जनरेट करेगा ना, और ये जब करंट जनरेट करेगा तो इस पॉइंट पे आने के बाद I1 और I2 में डिवाइड भी होगा, है ना। और I1 I2 में डिवाइड होगा तो वहां से जो आपका इसके बीच में कुछ ना कुछ जो हायर और लोअर आर्म है आपके ब्रिज का, उसके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा, यानी कि कैपेसिटेंस वैल्यू वो स्टोर करेगा। और तो यानी कि यहाँ पे जो आपके हाई आर्म और लो आर्म के बीच में जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं उसको हम इंटर आर्म कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। और चूंकि आप इससे कैपेसिटेंस ही मेजर कर रहे हो, तो अगर उसमें उस इंटर आर्म कैपेसिटेंस में का जो वैल्यू है वो अगर आपके एक्चुअल कैपेसिटर जिसका वैल्यू आपको मेजर करना है उसके साथ अगर ऐड हो जाता है तो वो एक एरर इंट्रोड्यूस करेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अर्थ मेटल स्क्रीन यूज करते हैं बिटवीन हाई एंड लो आर्म टू रिड्यूस द इंटर आर्म कैपेसिटेंस ऑफ द ब्रिज। तो हम इसी को नोट में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन अर्थ मेटल screen is used in a shearing bridge for reducing inter-arm capacitances between high and of the ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इसलिए बोलते हैं कि जो आपका शेयरिंग ब्रिज है उसमें हम अर्थ मेटल स्क्रीन यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द इंटर आर्म कैपेसिटेंस बिटवीन द हाई एंड लो आर्म ऑफ द। So students, we have achieved our third learning outcome, that is shearing bridge for the measurement of capacitances, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.